और मेथड के कई सारे नाम हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिनसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला मेथड है ट्रेपेजोइडल रूल, जिसको कि हम समलंबी नियम बोलते हैं। पहला नियम है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखो पहला जो रूल है, ट्रेपेजोइडल रूल, जिसको कि हम हिंदी में समलंबी नियम बोलते हैं। ट्रेपेजोइडल का मतलब है समलंबी नियम। तो यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि इतने सारे मेथड पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हमें पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करके हम उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के कितना नियर ला सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि यहाँ हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उन मेथड में डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू हमें मिलती है, वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है। तो हमारा मेथड वो सबसे बेस्ट होगा जिसमें हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को एग्जैक्ट के सबसे करीब निकाल पाए, सबसे नियर निकाल पाए। तो वो मेथड हमारा सबसे अच्छा मेथड होगा। ठीक है नहीं है? तो यहाँ पर हम जो करने का तरीका है वो मैं बता रहा हूं। देखो सर, आपने से पहले जो इंटीग्रल कराया सर, उससे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। हाँ, उससे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। जैसे पहले जो हम लोगों ने किया, देखो इससे पहले जो हम लोगों ने किया वो कुछ इस तरीके से किया, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ, ऐसे लिखो यहाँ पर, लॉग इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये एक इंटीग्रल है। इंटीग्रल 1 to 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब अगर हमें अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना होगा तो हमारा करने का तरीका ये होगा कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो होगा लॉग एक्स। उसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले हम अपर लिमिट का यूज करेंगे, तो ये हो गया log 2, log 2 माइनस log 1, माइनस का log 1। log 1 चूंकि 0 होता है तो इसका जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया log 2। जो log 2 है ये e के बेस में होता है, 10 के बेस में नहीं होता। जो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो log x जो है वो किसके बेस में होता है? e के बेस में होता है। पता भी होगा शायद तुम लोगों को। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटीग्रल है 1 अपॉन एक्स और हमारी जो लिमिट थी वो थी 1 to 2, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर हमारा आया log 2। तो ये इस इंटीग्रल का एग्जैक्ट आंसर है। यानी कि जो ये इंटीग्रल है इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 1 अपॉन log 2। log 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो तुम बता सकते हो log 2 कितना होता है? 0.30। 0.3010। 0.03010 होता है। अभी देखते हैं। स्क्रीन में आ रही, एक मिनट रुको।
लिखना आ रही है आप? यस सर। चलो देखो, हाँ मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि तुम्हें कैलकुलेटर भी दिखा पाऊँ, अगर आ पाएगा। कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? सर कैसे चलिए। फिर इसमें चलिए सर। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, ये मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है दिख रहा है सर, है ना? दिख रहा है सर। हाँ। देखो ये था, जैसे मैंने इसका जो आंसर निकाला वो आंसर निकाला log 2, ठीक है? तो अगर मैं log 2 को कैलकुलेट करूं तो आप देखोगे कि 2 का अगर मैं log देखता हूं तो ln से आता है। जो log लिखा होता है कैलकुलेटर में, अगर कैलकुलेटर दिख रहा है क्या तुमको, ये साइड से जो लगा है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर जो log साइन लिखा होता है कैलकुलेटर में, वो log हमें 10 के बेस में बताता है, ठीक है? और जो log के नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो ln लिखा हुआ है, ये ठीक है ना, ये जो ln लिखा हुआ है, वो ln जो है वो हमें बताता है log टू द बेस e। क्लियर है? तो जब हम 2 का जो हम ln निकालते हैं, अगर हम 2 लिखते हैं और उसका ln करते हैं तो जाता है 0.69347। अगर दिख रहा हो, छोटा आ रहा है, शायद हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो ये आ रहा है, दिख रहा है सर। 6937 693147 तो ये जो है तुम देख रहे हो कि ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर तुम देख पा रहे हो अगर ध्यान से, तो 0.693147180599, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है log 2 की बेस ई पर, 10 पर नहीं। तो यहाँ पर जो log लिखा होता है, LOG जो log लिखा है, वो 10 के बेस में हमें वैल्यू बताता है, और जहां पर LN लिखा होता है वो हमें ई के बेस में वैल्यू बताता है, ठीक है? नहीं है? तो चूंकि हमारा आंसर यहाँ पर जो आया है वो आया है ई के बेस में, log 2 टू द बेस ई। तो अगर हम log 2 टू द बेस ई कैलकुलेट करते हैं तो 1/x का जो इंटीग्रल है 1 to 2 पर, वो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है 0.69347 मिल जाती है। अप्रोक्सीमेट है क्योंकि 7 के बाद भी ये इरेशनल नंबर है, इसमें वैल्यूज आती चली जा रही, नंबर आते चले जा रहे हैं, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है? नहीं है? तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं, उन मेथड की हेल्प से 1/x इंटीग्रल 1 to 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट मेथड से। तो पहला मेथड है हमारा ट्रापेजोइडल रूल, समलंबी नियम जिसे बोलते हैं। तो उस मेथड से किस तरीके से करते हैं जरा देखो ध्यान से। सर ये वैल्यू लिखना जरूरी है? कौन सा? नहीं, जरूरी नहीं है, वहां पर जरूरी नहीं है, ये वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ केवल। अभी तो हम इस वैल्यू को यही इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, जो तुम्हें पढ़ाया गया है उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल में तुम्हें वही वहां पर उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। इट मींस अगर ये इंटीग्रल 1 to 2 1/x dx क्वेश्चन है तो हमारा इसका आंसर log 2 हो गया, बस यही तक कैलकुलेट करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में मेंशन करा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को समलंबी नियम ट्रापेजोइडल रूल से करिए,
सिम्पसन वन थर्ड रूल से करिए, तभी हमें ये मेथड एडॉप्ट करना है, क्योंकि ये एक लेंथी मेथड है, ठीक है नहीं है। इसके कंप्यूटर पर प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं। तो आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग इसमें जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट हैं जिसमें हम रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल भी करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी करते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगाए बिना। तो इसके अलग फॉर्मूले होते हैं और इनका अलग यूज है। इनके अपने कंप्यूटर के भी प्रोग्राम है। तो उन प्रोग्राम को अगर हम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली अगर हम इनपुट जो है इंटीग्रेशन का देते हैं तो हमें डायरेक्टली वो आंसर जो है वो हमें 0.6931 इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है नहीं है। तो ये जो है एक मेथड इस तरीके के हैं जिसको कि हम कंप्यूटराइज तरीके से इसको हम एक प्रोग्राम भी इसका डेवलप कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से किया जा रहा है। जबकि हम वो जो फॉर्मूले हैं कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो ये चीज हम कंप्यूटर पर उस चीज को उतना फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये भी एक अपने आप में अलग पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है। अब देखो मेथड है कैसे किस तरह से। मान लो मैंने क्वेश्चन यही ले लिया जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या ले लिया? इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1/x dx। मेरा क्वेश्चन यही है और अब मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इसे ट्रापेजोइडल रूल से सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, उसका मेथड क्या है? यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को हम लोग a से शो करते हैं, तो a इक्वल टू 1 जो लोअर लिमिट है। जो अपर लिमिट है उसको b से शो करते हैं, यानी b इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम कट जा रही है। हाँ, तो लोअर लिमिट 1 है जिसको हम a कह देते हैं और अपर लिमिट 2 है तो हम इसको b कह देते हैं। अब हम 1 से 2 के बीच एक पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट, जिसको कि n बोला जाता है, ठीक है। कितने पार्ट करेंगे वही उसके डिफरेंस को बताएगा कि हम इसके 2 पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट कर रहे हैं, 6 पार्ट कर रहे हैं, किसके? b माइनस a के। जितने ज्यादा पार्ट हम करते हैं हमारे आंसर की एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कैलकुलेशन भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ कैलकुलेटर फिलहाल अलाउ नहीं है, तो हम जो है मिनिमम जो है 4 पार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहती और बहुत ज्यादा भी नहीं। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, जो फंक्शन है वो है 1/x। अब हमने मान लो n की वैल्यू यहाँ पर 4 कंसीडर कर ली, लेट। तो जो h है उसका मान हो जाता है b माइनस a बाई एन। b माइनस a बाई एन। b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 4 है, तो h की वैल्यू 1/4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 4 पार्ट कर लिए तो हर पार्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1/4 होगा। यानी कि अगर हम शुरुआत अगर 1 से करेंगे तो जो दूसरा वाला इसका पार्ट आएगा वो आएगा 1 + 1/4, तो 1 + 2/4, 1 + 3/4 एंड 1 + 1/4/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने इसके 4 पार्ट कर दिए और 4 पार्ट करने से हमें 5 ऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे मैंने टेबल बना रहा हूं, उसको देखो, x है और ये जो है y है। x क्या है? x है, पहली वैल्यू x की है a, दूसरी वैल्यू x की होती है a प्लस h, तीसरी वैल्यू a की हो गई a प्लस 2h, अगली वैल्यू हो गई a प्लस 3h और a प्लस 3h के बाद आ गया a प्लस 4h जो कि b के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? a इक्वल टू 1। हाँ, पहले एक बार मैं लिख लूं, उसके बाद फिर और आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। y बराबर है 1/x। y इक्वल टू है 1/x। जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं y एट a, इसको बोलते हैं y0। ये है y1, ये है y2,
ये y3, ये y4। अब देखो कि मैंने करा क्या है। लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 2 थी। जब पहला पार्ट मैंने लिखा, इसको कि मैंने a इक्वल टू 1 लिखा, जो दूसरा लिखा वो लिखा मैंने a प्लस एच, मीन्स ये बराबर हो गया 1 प्लस 1/4, a प्लस 2h, 1 प्लस 2/4। अगला वाला हो गया 1 प्लस 3/4। अब काम मैंने यहां पर ये किया है कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट 2 थी, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस था 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जब 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करा तो वो उसका डिफरेंस हो गया 1/4। यानी कि हमने लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाने के लिए जो इंटरवल था, उस इंटरवल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टार्ट करा 1 से, दूसरा वाला जो पार्ट हो गया वो 1 प्लस 1/4, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गए। मतलब मैंने 1 से 2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 में हम पहली जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 1 यहां पर, जिसको कि हम x0 बोल सकते हैं, यानी x0 इक्वल टू a, x1 इक्वल टू a प्लस एच, a प्लस एच का मतलब 1 प्लस ऑफ 1/4 इस क्वेश्चन में। दूसरी वैल्यू है x2 जिसको a प्लस 2h बोल दिया। तीसरी वैल्यू है x3 जिसको a प्लस 3h बोल दिया। और फोर्थ वैल्यू है x4 जिसको कि a प्लस 4h बोल दिया। तो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब करना है तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि जो इंटरवल है b माइनस a, उस इंटरवल को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि पहला काम है कि हमें ये सिलेक्ट करना है कि n का मान कितना है, हम उस इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। टेरापेजुडियल रूल जो समलंबी नियम है उसमें हम n का मान कोई भी ले सकते हैं। n का मान 4 भी ले सकते हैं, n का मान 5 भी ले सकते हैं, n का मान 6 भी ले सकते हैं। जैसे जैसे n का मान इंक्रीज करता चलेगा, मींस जैसे जैसे हम सब इंटरवल बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो मिनिमम 4 इंटरवल अगर हम ले लेते हैं, 4 सब इंटरवल ले लेते हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो लगभग जो नियर अबाउट हमें आंसर हमें मिल जाता है। और जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी जो है वो डेसिमल के 4 प्लेस तक, 5 प्लेस तक, 6 प्लेस तक, 7 प्लेस तक, इस तरीके से एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी का कोई स्केल नहीं है। जैसे अभी अभी आपने जो आंसर देखा था log 2 का, इस आंसर में 0.693147 मैंने डेसिमल की केवल 6 डिजिट लिखी, 6 प्लेसेस तक मैंने इसका आंसर लिखा। तो जरूरी नहीं है कि 7 प्लेस, 8 प्लेस, 9 प्लेस, 10 प्लेस, तो कुछ ऐसे अगर हमारा 4 प्लेस तक आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत हो गया। 4 प्लेस तक करेक्ट हो गया, 5 प्लेस तक आंसर हमारा करेक्ट है, 6 प्लेस तक आंसर हमारा करेक्ट है, 7 प्लेस तक आंसर हमारा करेक्ट आ गया। ये जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही डेसिमल के और ज्यादा प्लेसेस तक हमारा आंसर करेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब क्या है? एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट आंसर है उसके करीब पहुंचना। और उसके करीब पहुंचने का मतलब ये है कि जैसे एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वो डेसिमल की केवल 6 प्लेस लिखी है, 7 प्लेस तो यहाँ भी नहीं लिखी, 8 प्लेस तो यहाँ भी नहीं लिखी, वो तो इंडेफिनिट टाइम तक इंक्रीज कर रही है जो भी इसका आंसर है। तो अब हमारा जो एम है वो लगभग डेसिमल की 4 से 5 प्लेसेस तक करेक्ट करने का है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम की तरह से हम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में हम n को कंप्यूटर पर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेसिमल की किसी भी प्लेस तक आंसर हमें करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूले वाला पार्ट कम है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। जैसे हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर 1/x। y बराबर 1/x क्या चीज है? एक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 1/x का हमें इंटीग्रल करना है। तो y0 का मतलब क्या है? y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल x 0 पर, y0 का मतलब है हम x की जगह x0 रखते हैं। x0 का मान कितना है? 1, इट
मीन्स y0 का जो मान है वो है 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। y1 का जो मतलब है वो है 1/x1। 1/x1 का मतलब है 1/x1 की जो वैल्यू है वो है 1 + 1/4 और 1 + 1/4 का मतलब है 1 + 0.25 दैट इज इक्वल टू 1.25। इसी तरीके से जो y2 है, y2 का मतलब है 1/x2 और x2 का क्या मतलब है 1 + 2/4 यानी 1 + 1/2। 1 + 1/2 का मतलब 1.5 यानी कि 1/1.5। y3 का मतलब है 1/x3 और 1/x3 का मतलब है a + 3s यानी 1 + 3/4 और 1 + 3/4 का मतलब हो जाता है 1.75। 3/4 जो है वो 0.75 होता है और 1 में उसमें ऐड कर दिया तो 1.75, तो 1/1.75। y4 का जो मतलब है वो है 1/x4 और 1/x4 का मतलब है a + 4s और a + 4s क्या है b और b किसके बराबर है 2 के यानी कि 1/2। हाथ पे आप नोट भी करना है। हाँ, पहले समझ लो उसके बाद फिर नोट करना। पहले इसी चीज को समझ लो कि हमने करा क्या है। हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सबसे पहला काम किया कि हमारी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। फर्स्ट, उसके बाद हमें ये सेट करना है कि हमें b - a जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस था, इस इंटरवल को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है और जितने पार्ट में डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं n। तो ये सब इंटरवल का डिफरेंस आ गया जिसको कि हम बोलते हैं h। ठीक है, एक तरीके से जो दो नंबर हैं यानी कि जो x0 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है, x1 और x2 के बीच का डिफरेंस है, x2 और x, क्योंकि हमने इसके 4 इक्वल पार्ट करे हैं और हर पार्ट के बीच का डिफरेंस h है। b - a के हमने कितने पार्ट करे हैं 4 पार्ट। n का मतलब है कि हम कितने पार्ट करना चाहते हैं। अगर हम n पार्ट करना चाहते हैं, n इक्वल पार्ट, n इक्वल पार्ट हमें करना है b - a का। जब हम n इक्वल पार्ट करते हैं तो हर पार्ट का जो डिफरेंस है, जो इक्वल डिफरेंस है, वो h के बराबर है। तो पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि n की वैल्यू हम क्या सिलेक्ट करें। हम कितने नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट होंगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा होगी। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा होगी या जितने नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा होंगे एक्यूरेसी भी हमारी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी ना हो कि हमें प्रॉब्लम हो जाए और इतने कम नंबर भी पार्ट ना हो कि हमारा आंसर ही बहुत एक्यूरेसी से बहुत दूर हो जाए। इसलिए जो 4 जो नंबर है, n = 4 जो नंबर है, उस नंबर पर हमारा जो आंसर है वो लगभग एक्यूरेसी के आसपास आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि आप इसको समलंबी नियम से करिए 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए। ये क्वेश्चन में भी कई बार मेंशन होता है। तो जब क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया कि 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए इसको सॉल्व करिए या 5 पार्ट में डिवाइड करते हुए इसको सॉल्व करिए, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि हम n को 4 माने या 6 माने, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि आप इसको 4 बराबर भागों में बांटते हुए इसको सॉल्व करिए, 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हुए इसको सॉल्व करिए। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब n का मान क्वेश्चन में ही दे रखा है। a का मान, a मींस लोअर लिमिट, b मींस अपर लिमिट और n क्वेश्चन में दे रखा है, h आप निकालो। जब आप h आप निकाल लोगे, इसका मतलब ही यही है कि x0 जो है वो लोअर लिमिट है, x1 जो है वो a में h को ऐड करने पे मिल जाएगा, x2 जो है वो a में 2h को ऐड करने पे मिल जाएगा, इक्वल इंटरवल है। x3 जो है वो a में 3h को ऐड करने पर मिल जाएगा और x4 जो है वो a में 4h को ऐड करने पे मिल जाएगा। अगर n बराबर 4 अगर हमने माना है तो x0 a होगा और x4 जो है वो b होगा, क्योंकि 4 पार्ट में हमने डिवाइड करा है। दूसरी चीज क्या है, y जो है जिसको कि हम fx बोल रहे हैं, ये वो फंक्शन है y जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है। अब अगर इस क्वेश्चन में fx का मान 1/x था तो मीन y जो है वो 1/x है।
फिर हम y की जो वैल्यू है वो x0 पर निकालेंगे, जिसको कि हम y0 बोलेंगे। y की जो वैल्यू है उसको हम x1 पर निकालेंगे, जिसको कि हम y1 बोलेंगे। y की वैल्यू x2 पर निकालेंगे, उसको y2 बोलेंगे। x3 पर निकालेंगे, उसको y3 बोलेंगे। x4 पर निकालेंगे, उसको y4 बोलेंगे। मेन कैलकुलेशन का पार्ट ये है कि तुम्हारा पहला सिलेक्शन n का x0, x1, x2, x3, x4 की वैल्यू निकालना। इस x0, x1, x2, x3, x4 पर y की वैल्यू कैलकुलेट करना, इस y0, y1, y2, y3, y4, जिसको कि हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम x, y लिखते थे, तो y को ऑर्डिनेट और उसको x का बोलते थे, वो जो कोटिंग। तो ऑर्डिनेट मीन्स जो y की वैल्यू है, तो इसका मतलब हम y ऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे। अगर हम n को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमें y ऑर्डिनेट 5 मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 पार्ट में डिवाइड करने पर हमें 5 ऑर्डिनेट मिलते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करने पर 6 ऑर्डिनेट मिलते हैं, यानी n पार्ट में डिवाइड करने पर हमें n+1 ऑर्डिनेट मिलते हैं। पहली चीज, अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखते हैं। नहीं सर, ठीक है। सर एक्स की वैल्यू क्या कहते हैं सर? एक्स की वैल्यू वैसे एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भुज। और वाई की जो होती है उसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हिंदी में कोटि बोलते हैं। कोटि। ठीक है। हेलो सर, मतलब एन की वैल्यू में क्वेश्चन में भी दे सकता है सर? हाँ, यही तो बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो तुम्हारा काम है वो ये है कि y की वैल्यू को कैलकुलेट करना। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो कि जो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 1 निकली हुई है। अब हमें निकालना है 1/1.25। अब 1/1.25 जो कैलकुलेशन हम देखते हैं कितनी आती है, 1 डिवाइडेड बाई 1.25, ये बराबर आ जाता है पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई 1.25, और ये बराबर आ गया 0.8। तो 1/1.25 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 0.8, और ये जो वैल्यू है ये हो जाती है आपकी 1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये बराबर हो जाता है 0.666, जिसको हम 0.67 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ गई आपकी 1/1 डिवाइडेड बाई 1.75, ये बराबर आ जाता है 0.57, ये बराबर आ जाता है 0.57। इसी तरीके से 1/2 है वो 0.5 आ जाता है। क्लियर है इतना? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? y बराबर 1/x था। अगर यहाँ पर y बराबर जो भी फंक्शन दे रखा है, 1/1+x² दे रखा है, वो 1+x दे रखा है, जो भी दे रखा है, x0 की वैल्यू उसी फंक्शन में रखी जानी है। यानी x बराबर 1 कहाँ रखा जाना है? जो फंक्शन हमें दे रखा है। फंक्शन यहाँ y बराबर 1/x दे रखा था, तो एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार x का मान 1+1/4 रखना है, एक बार x का मान 1+2/4 रखना है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें y0, y1, y2, y3, y4 की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रल ऑफ a टू b fx dx। यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है h/2 ब्रैकेट y0 प्लस ऑफ yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस ऑफ y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन अप टू yn-1। ये एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, ट्रापेजोइडल रूल का। इस
फॉर्मूले को याद करना है। अब आप देखो यहां पर जो h लिखा है, h की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है n के हिसाब से। y0 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डिनेट, y0 है फर्स्ट ऑर्डिनेट जहां से स्टार्ट हुआ था, पहली कोटि। yn जो है वो है लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट। लास्ट ऑर्डिनेट का मतलब अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड करा था तो 5वां जो है वो लास्ट ऑर्डिनेट होगा। y0, y1, y2, y3, y4 यानी n बराबर 4 है तो y4 जो है वो आपका लास्ट ऑर्डिनेट हो गया। रिमेनिंग ऑर्डिनेट जो भी बचे वो ये लिखे हुए हैं, उनकी मल्टीप्लाई किससे की गई है? 2 से। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1 upon x dx। ये बराबर हो जाता है h। h का मान कितना है यहाँ पर? h का मान कितना है? 1/4। Yes, sir. h का मान था 1/4 डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रैकेट में y0 प्लस yn। y0 प्लस yn का मतलब हो गया यहाँ पर y0 प्लस ऑफ y4 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस y2 और प्लस y3। ये वैल्यू सारी की सारी उठा के इसमें रखनी है। अब आप देखो कि वैल्यू क्या बन जाएगी। ये आ जाएगा 1/8। ब्रैकेट के अंदर जो y0 था, y0 की वैल्यू 1 थी और जो y4 था, y4 की वैल्यू थी 0.5। तो सैम अपना माइक बंद करो। प्लस 2 इंटू जो y1, y2, y3 थे वो कुछ इस तरह से थे। y1 था आपका 0.8, 0.67 एंड 0.57। हाँ, तो यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ y1 था 0.8 और वो 0.67 और y3 था 0.57। ये इस तरीके से आ गया। देखो ठीक लिखा हुआ है, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो गया आपका 1.5 प्लस। सर हमने इसमें बाइट ली था कि क्यों लिया है सर? मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, जब तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, इसमें कितने ऑर्डिनेट है? 0 से लगाकर 4 तक, y0, y1, y2, y3, y4। y5 तो इसमें है ही नहीं। y5 कब आएगा? जब आएगा जब तुम n बराबर 5 लोगे। y6 कब आएगा? जब n बराबर 6 लोगे, n बराबर 7 लोगे। तो n की वैल्यू तो आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी और कैलकुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी भी डेसिमल के अधिक ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस तक करेक्ट होता चला जाएगा आंसर। ठीक है नहीं है? तो n को ज्यादा लेने से हमारी जो एक्यूरेसी है वो डेसिमल के ज्यादा नंबर तक करेक्ट हो जाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यानी मिनिमम हमें n = 4 तो लेना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना जाए कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अब हमारा काम है थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये हो गया 0.8 है ये, प्लस का हो गया 0.67 और प्लस का हो गया 0.57। 0.8, 0.67, 0.57 और ये वैल्यू आ गई आपकी 2.04 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 1.5 प्लस 2 4 8 0 और 2 2 4। तो ये हो गया 4.08। 4.08 ये हो गया 4.08 और प्लस 1.5 बराबर हो गया 5.58 और 5.58 को डिवाइड कर दिया 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर मुझे मिल गया 0.6975। 0.6975 0.6। देख रहे हो एग्जैक्ट आंसर इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और
स्क्रीन पर भी आ रहा है 0.93147,180। तो तुमने अगर ln2 निकाला यानी log टू दी बेस log, इसका मतलब ये हुआ कि इस रूल में आंसर मिला है वो आंसर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट आया है। ध्यान दो इस चीज को कि यहाँ पर इस रूल से, जो हमारा लंबी नियम जिसको टेरापेजुडी रूल बोलते हैं, इस रूल से जब हमने उस कंडीशन में जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है 0.6931471805 ये लगातार चल रही है डेफिनेट तक, तो जो हमारा आंसर है वो 0.69 है। थर्ड प्लेस एग्जैक्ट आंसर में 3 है, यानी थर्ड प्लेस हमारी आई है 7। इसका मतलब जो हमारी करेक्ट जो प्लेस आई है वो केवल डेसिमल की 2 प्लेस तक ही हमारा आंसर करेक्ट आया है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से जो हमारी कैलकुलेशन के बाद जो हमें आंसर मिलता वो उसकी जो एक्यूरेसी आई वो तुम देख रहे हो केवल डेसिमल की 2 प्लेस तक करेक्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि n = 4 लेने से कम हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो डेसिमल की 2 से जो ज्यादा प्लेसेस तक भी वो करेक्ट होती चली जाती। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर, नो सर, सर नो सर, प्रैक्टिस करके सर एक बात मालूम कर समझ लेंगे वो। देखो ये टेस्ट टेक्निकल को अपने से करनी पड़ेगी। हाँ, ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने बच्चों की कैलकुलेट सर जो ग्रेजुएशन लेवल जो एनालिसिस है उसकी जो जहाँ पे है वो एक डिफरेंट पेपर होता है और न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में हम लोग न्यूमेरिकल की रूट फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन करने के तरीके पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल तरीके पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो वहां पर बेटा तो हेल्प के लिए और उन्होंने पार्ट ऐड किया न्यूमेरिकल तो है जब हम n = 4 लेते हैं, है ना, और इसके अलावा जैसे तुम ये सोच रहे हो कि फंक्शन अगर लॉग में या फिर साइन में होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को तुमको नहीं देंगे एग्जाम में जिससे जो तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि फंक्शन में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे फंक्शन जो हम लोग वहां करते थे कि भाई आप log 10x का इंटीग्रल करके दिखाओ न्यूमेरिकली, तो तुम जब x = 1 पर log 10x की वैल्यू बिना कैलकुलेटर के जब निकाल ही नहीं सकते तो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं। ठीक है, नहीं है? तो जहां ये पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर ये चीज, तो वहां पर क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई अगर हमें e⁻x लिखा हुआ है और हमें इंटीग्रल करना है इसका 0 to 1 डिवाइडेड बाई n, तो s का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 - 0 मीन्स 1/4। तो अब हमारा जो n का मान कुछ भी ले सकते हैं, n का मान कुछ भी ले सकते हैं इस रूल में कम से कम। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम n = 4 से करें। अगर मैं इसको, हाँ बताओ सर, जैसे जो भी लिए जाएगा n का मान वो बटे में आ जाएगा s के मान में। क्या मतलब, क्या पूछा, फिर से बताओ। अरे सर n का मान जैसे 5 लेंगे तो h का मान होना 5 हो सकता है। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, 5 लो। जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट
n इक्वल टू यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, तो h बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0 1/5। अच्छा, तो x0 का मान कितना हो गया, x0 0 हो गया, x0 0 हो गया, तो x1 कितना हो गया, x1 का मतलब होता है a प्लस h, और a प्लस h का मतलब हो गया 0 प्लस 1/5 मीन्स 1/5। इसी तरीके से x2 का मतलब होता है a प्लस 2h, a प्लस 2h का मतलब हो जाएगा 2/5। इसी तरीके से x3, x3 का मान क्या हो जाएगा a प्लस 3h 3/5, ठीक है नहीं है। x4 क्या हो जाएगा a प्लस 3/5, a प्लस 4h 4/5 एंड x5 हो जाएगा आपका a प्लस 5h, तो a प्लस 5h का मतलब हो गया 5/5 मीन्स 1। तो इसका मतलब है हम 0 से चले और कहां तक आ गए 1 तक आ गए। तो हमारे पास जब हमने n का मान 5 लिया तो उस कंडीशन में हमें 6 ऑर्डिनेट मिलेंगे। 6 कौन कौन से मिलेंगे, पहला जो ऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा y0, दूसरा मिलेगा y1, फिर मिलेगा y2, y3, y4 एंड y5। ये हमें इतने ऑर्डिनेट मिलेंगे, 6 ऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। y0 का जो मतलब होता है वो जिस फंक्शन का इंटीग्रल करना है उस फंक्शन की x0 पर वैल्यू निकालना। अगर फंक्शन हमारा e रेज़ टू पावर x है तो y0 का मान e रेज़ टू पावर 0 हो गया जो कि 1 के बराबर होता है। इस तरीके से जो y1 है वो y1 का मान e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर 1/5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे भाई e रेज़ टू पावर 1/5 हम कैसे निकालेंगे, तो वही मैंने तुम्हें बताया कि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है। हायर स्टडी में इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर कैलकुलेटर अलाउड है। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक टर्म या फिर वाले जो इंटीग्रल है उनको वो न्यूमेरिकली सॉल्व तुमसे नहीं करवाएंगे, तुमसे केवल एल्जेब्रिक टाइप के ही क्वेश्चन होंगे जो कि एक्स के फंक्शन होंगे सीधे सीधे, जिसको को तुम जो है उसको न्यूमेरिकली उसको जो है सॉल्व कर सकते हो आसानी से। जैसे 1/x है, 1/1 प्लस x है, 1/1 प्लस x स्क्वायर है, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है नहीं? यस सर। हाँ, तो उसके नोट सेंड कर देना। हाँ ऐसा सर y0 कैसे निकालते हैं सर, दोबारा बता दीजिए। y0 का मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रल करना चाह रहे हैं, जैसे जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था वहां पर फंक्शन था y बराबर 1/x, तो y0 का मतलब ये है कि जो fx है जिसको कि y बराबर 1/x है, fx बराबर 1/x है ना, तो जो fx है fx का मान एट x बराबर x0 पर, ये y0 का मतलब है। y1 का मतलब है कि जो फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रल करना है उस फंक्शन का मान एट x बराबर x1 पर। ये इस तरीके से ऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट होती है कि जो भी फंक्शन दे रखा है 1/x दे रखा है तो 1/x की वैल्यू निकालेंगे, 1/1 प्लस x दे रखा है तो 1/1 प्लस x की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको तुम्हें इस रूल से करके दिखाना है। देखो देखो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1/1 प्लस x dx। केवल एक क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन करना है वो n बराबर 4 मान के करना, दूसरा क्वेश्चन तुम करना n इक्वल टू 6 मान के। ध्यान दो कैसे क्या करना क्या है। पहला क्वेश्चन जो करोगे 1/1 प्लस x dx में a बराबर 0 है, b बराबर 1 है, एक बार n का मान 4 मानोगे, h का मान निकालोगे और सॉल्व करोगे। एक बार n का मान 6 मानोगे, h का मान निकालोगे और सॉल्व करोगे। दोनों से आंसर बताओगे कि n इक्वल टू 4 से तुम्हारा इस इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, n बराबर 6 से इस इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, साथ ही साथ एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या है। एग्जैक्ट आंसर है log 1 प्लस x 1/1 प्लस x का इंटीग्रल, और इसको 0 to 1 पर इंटीग्रेट लिमिट लगा दिया तो
तुम देखोगे आंसर हो गया log 2 माइनस का log 1। log 1 0 होता है और इसका आंसर हो गया log 2। log 2 वही जो अभी हम लोगों ने निकाला था, ये e के बेस में ही। तो ये तो रहा एग्जैक्ट आंसर log 2 की जो भी वैल्यू होती है। अब तुम ये देखोगे कि n इक्वल टू 4 से जो हमें आंसर मिल रहा है वो डेसिमल की कितनी प्लेसेस तक करेक्ट आया। n इक्वल टू 6 से जो हमें आंसर मिल रहा है वो डेसिमल की कितनी प्लेसेस तक करेक्ट आया। इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे आंसर की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो केवल एक क्वेश्चन तुम करके देखो आज इस रूल से 1/1 + x dx इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। ठीक है, फिर मुझे बताओ कितने लोगों ने एक टेंशन रूल और है इसका, उस रूल को और पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है और कैलकुलेशन है। ठीक है, नहीं है और कोई ऐसा कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर भाई जो भी इस क्वेश्चन को करना, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर देखते हैं सर। नोट सेंड कर देना सर। हाँ हाँ वो कर दो। थैंक यू सर।